नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टूडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 क्लास की सीरीज देख रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। जो भी कुछ आप पढ़ते हो, सीखते हो, उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप ज़्यादा दिन तक स्टोर रख पाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और कंटेंट को बाय कर लेंगे। अगर आप लिंक के थ्रू जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से आप कंटेंट बाय कर लेंगे। कंटेंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो एसएससी की विभिन्न एग्जाम हेतु, रेलवे की विभिन्न एग्जाम हेतु, दिल्ली पुलिस या फिर एसआई इत्यादि एग्जाम की कंटेंट अवेलेबल है। इस सीरीज की जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, पीडीएफ दोनों वर्जन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। 100 बात की एक ही बात, वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएंगी। इधर उधर की बात नहीं करते, ना करना पसंद करते हैं, है ना। और आप लोग भी पढ़ाई मत छोड़ना, सब कुछ करते हुए भी, क्योंकि पढ़ाई छोड़ देने से घाटा आपका ही होगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं तथा उनसे संबंधित राज्यों को मिलान कीजिए। जो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम है और उसके रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ जो है आपको मैच करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो योजना का नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मोघरय योजना और मधुमई पेन योजना। ये जो है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, नाम सुनने से लग रहा है कि ये महाराष्ट्र का योजना होगा, लेकिन ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मोघरा योजना ये उड़ीसा में आवास संबंधित योजना है। और पुधुमई पेन योजना ये आपके तमिलनाडु में बालिकाओं को जो है आर्थिक मदद देने वाली एक योजना है। यहाँ पे जैसा मैंने मिलान कर दिया हूँ, यहाँ पे जो है आंसर लिख दिया हूँ मैच करके, आप लोग अपने हिसाब से इसे देख लेंगे, है ना। चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पुधुमई पेन योजना क्या होता है तमिलनाडु के अंदर। देखिए, पुधुमई पेन योजना जो है ये तमिलनाडु में कक्षा 6 से 12 के बीच में पढ़ने वाली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको जो है 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से आर्थिक मदद दिए जाने की स्कीम है ये तमिलनाडु सरकार की। तमिलनाडु में आपको याद रखना है सीएम और राज्यपाल भी। सीएम कौन है भाई अभी तमिलनाडु के, तो स्टालिन है सीएम। इसके अलावा जो राज्यपाल है ये काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है। यहाँ पे राज्यपाल मेरे ख्याल में 2021 में ही आए थे। RN रवि नाम है इनका, है ना। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। तो आपको सीएम याद रखना है तमिलनाडु का, और गवर्नर भी याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा मंदिर पूछे जाते हैं, है ना, कि भाई तमिलनाडु में कौन सी मंदिर है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली मंदिर जो है ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है। कौन है भाई? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और जिसका निर्माण राजराज प्रथम चोला ने करवाया था। तो ये बात भी ध्यान रख लेना, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में नीलगिरी है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन तमिलनाडु के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। तमिलनाडु में एक और काफ़ी पॉपुलर स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है मगलिर उमिराई थोगाई योजना, है ना। तमिलनाडु की प्रमुख योजनाओं में एक है। इसमें क्या होता है कि जो भी अस्थिर सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, यहाँ पे ये चीज़ जो है महिलाओं के लिए लागू होती है। और इससे पहले जो आपने पदुमई पेन योजना देखे, है ना, वो जो है बालिकाओं पे लागू हो रही थी, जो अध्ययनरत बालिकाएं होती है क्लास 6 से 12 के बीच में। ओडिशा ने मोघरा योजना, माय होम योजना शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी कच्चे घरे हैं उनको पक्के घरे में रिप्लेस करना है। ठीक है भैया, तो ये घर संबंधित, आवास संबंधित योजना है। ठीक है। सुभद्रा योजना, इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी। यह उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। यह महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली एक प्रकार का योजना है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि इन्हें हाल फिलहाल ही नियुक्त किए गए हैं महामहिम राष्ट्रपति, है ना, के द्वारा। कौन है भैया? कंभमपति राजू। कौन है? कंभम, इस प्रकार से लिखते हैं, कंभमपति हरि बाबू, राजू नहीं नाम है, कंभमपति हरि बाबू इनका नाम है,
है ना। और इनको जो है जनवरी 2025 में जो है उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है, करंट सेक्शन से आने के लिए तैयार होते हैं ये क्वेश्चन। इसके अलावा उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आप सभी को पता होगा, जो है मांझी साहब हैं, मोहन चरण मांझी साहब हैं, और बहुत दिनों के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी थी। ठीक है भाई। तो सुभद्रा योजना, मोघरा योजना उड़ीसा का सीएम मांझी साहब हैं और राज्यपाल कंभमपति राजू साहब हैं, ध्यान रखना है। उड़ीसा में आपको गोल्डन बीच याद रखना है, चिल्का झील याद रखना है ना, चिल्का झील याद रखना है। इसके अलावा उड़ीसा में आपका उदयगिरी का गुफा याद रखना है, ओडिसी नृत्य याद रखना है, सिमलीपाल अभयारण्य याद रखना है, नंदनकानन वन याद रखना है, और भी मेनी मोर थिंग। आपका जो है सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क वाला, ये सब आपको याद रखना है उड़ीसा के मतलब लिहाज से। नेक्स्ट हम चलते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये भी योजना जो है अध्ययनरत बालिकाओं पर एप्लीकेबल है। जो क्लास 8 से 12 तक के बीच में पढ़ने वाली बालिकाओं को 40,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन ये कई किस्त में दिए जाते हैं, ये एक ही बार नहीं दिए जाते, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये एक ही बार नहीं दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इस योजना के तहत 4,000 रुपये की राशि जो है एक साल में यानी 12 महीने में 2 बार ट्रांसफ़र किए जाएंगे, है ना। तो कितना होगा भैया, 8,000 एक साल में, है ना। और ये 5 साल तक चलेंगे। टोटल 40,000 रुपये की वितरण की जाती है इस योजना के थ्रू। ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो सावित्रीबाई आप नाम देख रहे हैं, इसे इंडिया की पहली महिला टीचर की दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का पहला स्कूल खोलने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। और ये ज्योतिबा फुले, है ना, ज्योतिबा फुले की पत्नी है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किए थे। तो ये सब चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे, चीज़ें आसान होती चली जाएगी। आप अपना 4 महीना दे दो, मैं आपको रिजल्ट दे के दिखाऊँगा। सिर्फ जीके जीएस की बात कर रहा हूँ, और विषय तो मैं पढ़ाता नहीं। ठीक है। इसके अलावा आबुआ आवास योजना ये क्या है, झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रकार का आवास योजना है, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए, झारखंड अभी कई वजहों से चर्चा में है। झारखंड में एक तो आपके नए राज्यपाल, यहाँ पर इन्हें नया ही मैं कहूँगा, जो आपका जुलाई 2024 में आया था, मतलब ये नया वाला जो सरकार आया था उसके बाद की बात है, तो है ना। तो मैं वहाँ पे ये भी याद रखने की सलाह देता हूँ, इनका नाम है संतोष गंगवार, है ना, संतोष गंगवार नाम है। इस प्रकार से भैया व्याकरण मिस्टेक हो सकता है भैया, अलग अलग स्टाइल में लोग नाम लिखते हैं। संतोष गंगवार, ठीक है। तो ये यहाँ का जो है गवर्नर है, कहाँ के, झारखंड के। और जो आपका हेमंत सोरेन है, जो तो काफ़ी पॉपुलर हैं, तो ये यहाँ के सीएम है। ठीक है। इसके अलावा झारखंड इस वजह से भी चर्चा में है ना, कि भाई झारखंड का जो महान नेता थे शिबू सोरेन साहब, वो हमारे बीच नहीं है ना। तो उन्हें भी ध्यान रखना है, आपको शिबू सोरेन को याद रखना है, ये पूछा जाता है। शिबू सोरेन के एगो उपनाम है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिसोम गुरु इन्हें कहा जाता है। शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु कहा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में शामिल रहा था। झारखंड झामुमो वहाँ पे पार्टी है, पॉपुलर है, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है ना, वैसे ही झारखंड में जो है झामुमो शिबू सोरेन की पार्टी पॉपुलर है, जिनके अभी वर्तमान सीएम भी है। ठीक है भाई। तो ये जो झामुमो के संस्थापक हैं वो शिबू सोरेन हैं, और इनके अलावा और भी कई लोग थे उनमें शामिल। और जो झामुमो की स्थापना होती है ये भी आपसे पूछे जाएंगे, तो 1973 में हुआ था। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो थे, है ना, दोनों मिलके किए थे 1973 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। बाद बाकी झारखंड किस लिए पॉपुलर है, मिनरल्स वगैरह के लिए, है ना। तो ये सब तो आपको आता ही होगा। हम चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखा दूँ जिन भी बच्चे को एसएससी की तैयारी करना है। एक तो हमारी जी पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल सीरीज में दो ई बुक आए, एक पैरासीटामोल 500 आए, जो करेंट अफेयर के लिहाज से अब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, लेकिन उनके कंटेंट जो है स्टैटिक्स वर्जन वाली वो आपके एग्जाम में बने रहेंगे। ठीक है। तो जिनके पास है पढ़ना, है ना, कभी इंपॉर्टेंसी कम नहीं होगी। इसके अलावा पैरासीटामोल 2 आया है ना, ये
मार्क बूस्टर के जैसा काम करता है। और ये अभी टॉपर्स चॉइस आज से मुझे लग रहा है परसों के दिन 17 दिन था, आज 19 दिन पहले ये रिलीज हुआ है। इसमें मैंने जो न्यू आपके एग्जाम वेंडर है उसके हिसाब से 70% से अधिक क्वेश्चन कराया हूँ कथन बेस्ड में, तो आप जो है ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको जो है हर एंगल से नॉलेज देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं शुरू से ही देता आया हूँ, लेकिन अभी किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पहला है स्टेटमेंट कि भाई भाग हड़प्पा कालीन में एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है, जो साहूकार से वसूला जाता था। साहूकार मीन्स बनिया होता है, यानी व्यापारी वर्ग होता है, बिजनेसमैन। कथन 2 सेनानी। ऋग्वैदिक काल में युद्ध नायक को सेनानी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सॉरी, कथन नंबर 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 इज राइट, है ना। स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है कि जो भाग था, भाग महाजनपद काल का शब्द है और ये एक प्रकार का टैक्स तो हुआ करता था लेकिन महाजनपद काल में, और ये साहूकार से न वसूली करते हुए ये किसानों से वसूला जाता था, कृषक वर्ग से जो है वो वसूला जाता था। कौन सा भैया? भाग, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है महाजनपद काल में इसे अगर कर देते तो स्टेटमेंट राइट हो जाता, जो हमने हड़प्पा काल में रख दिया था, ठीक है भाई। तो ये क्यों रंग था आपने समझ गया, है ना। इसके अलावा 16 महाजनपद का वर्णन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो ये दोनों जो है, ये जो अंगुत्तर निकाय है ये जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, है ना, जो बौद्ध धर्म के, है ना, पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जिसके अंदर 3 पिटक आते हैं, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधम्म पिटक। तो उन्हीं में से जो है ना ये अंगुत्तर निकाय निकला हुआ है और इसी अंगुत्तर निकाय के अंदर जो है आपको 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन देखने को मिलती है। इनके अलावा शॉर्ट रूप में, ध्यान रखें, शॉर्ट रूप में मान लीजिए कि ये दोनों ही ऑप्शन में दे दिया और आपसे पूछा कि भाई 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पे मिलेगा, और ऑप्शन में आपके अंगुत्तर निकाय भी है और भगवती सूत्र भी है, और एक ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है कि उपयुक्त दोनों, यानी चारों अलग अलग है जिसमें ये दोनों भी दिया गया है। तो इस केस में आप अंगुत्तर निकाय को आंसर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा और यहाँ पे आपको शॉर्ट जानकारी मिलेगा। चीज़ों को घर में समझ लेना ठीक होता है, एग्जाम हॉल में समझने का मौका देता ही कहाँ एग्जामिनर, कीबोर्ड माउस सब जो है धोखा ही तो दे रहा है, ठीक है। तो यहीं से समझ के जाइए। 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानी अंग चंपा, जो महाजनपद अंग था उनकी राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध राजगिरी, मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। और उस समय में सबसे पॉपुलर आप कह सकते हो, सबसे शक्तिशाली कह सकते हो, ये मगध महाजनपद जहाँ जो आजकल बिहार में है, ठीक है। काशी, वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, ये वैशाली भी अभी भी बिहार में ही है, वैशाली हाजीपुर के पास। इनके अलावा मल्ल, कुशीनरा, पावापुर, चेदी, शक्तिमुति, वत्स, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, है ना, दिल्ली वाला। पंचाल, अछित्र, काम्पिल्य, मत्स्य, विराटनगर। सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अश्वक, इसको मैंने जो है डार्क कर दिया है क्योंकि ये 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद है जो साउथ इंडिया में जो है स्थापित था या स्थित था। तो ये साउथ इंडियन महाजनपद है। अवंती, उज्जैन, महाकालेश्वर वाला। गंधार, तक्षशिला, कंबोज उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो ये 16 महाजनपद है जिनकी राजधानी आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है। इस सीरीज में मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, महाजनपद भी करा देना मेरे लिए, मैंने उचित समझा इसीलिए ये पॉइंट रख दिया है। वैदिक साहित्य के अनुसार पर्या द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर को बलि कहा जाता था। जो वैदिक साहित्य में जो वर्णन हमें मिलता है उसमें हमें पता चलता है कि जो तत्कालीन प्रजा है ना, तत्कालीन जो प्रजा था या फिर जनता था जो अपने राजा को उपहार स्वरूप टैक्स देते थे उसे बलि कहा जाता था, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल की जो आपका कालखंड है इसे याद रखना है। 1500 से 100 ईसा पूर्व को प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल का समय आता है। हड़प्पा कालीन जो कालखंड है उसको भी आपको याद रखना है। 2350 से 1750 बीसी आपको याद रखना है, जो हड़प्पा कालीन अवधि हुआ करता था। इसे ऋग्वैदिक काल से नाम से जानते हैं। जो वैदिक काल है उसे आप ऋग्वैदिक काल से नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चारों वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद है
और वहाँ जैसे वैदिक काल, तो वैद का समय, तो भाई आया कौन सा वेद, तो ऋग्वेद। तो इससे आप याद रख सकते हो, कोई इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता आपकी कैसी थी, शहरी थी। सरस्वती नदी के किनारे आपके फली फूली थी, कौन सा भैया, वैदिक सभ्यता। और हड़प्पा काल के सबसे पॉपुलर नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी हो जाएंगे, जिसके किनारे मोहनजोदारो अवस्थित है। वैदिक युग के एक कालखंड में राजा को गोपति कहा जाता था। गो मतलब आज भी जानते हैं गाय होता है, और पति का मतलब उनके स्वामी होता है। तो जो बहुत सारे गायों का मालिक हुआ करता था उन्हें गोपति आप कह सकते हैं, या फिर राजा भी होते थे उस समय गोपति, ठीक है। जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी यहाँ पे लिखा है। आर्य शब्द से तात्पर्य है श्रेष्ठ या कुलीन। कभी कभी छोटी से लाइन में ही बच्चे फंस जाते हैं, जैसे बुद्ध का क्या अर्थ है, केवल्य का क्या, केवल्य इस प्रकार से जो जैन धर्म से संबंधित टर्म है, इसका क्या अर्थ है। तो यहीं पे हम कई बार जो है मार खा जाते हैं, अपने को मजाक में एग्जामिनर जो है फंसा के निकल जाते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ को भी अपने से रहना चाहिए। तो आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति होता है। आर्य उस समय कोई जाति नहीं हुआ करता था। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, लोग समझ लेते हैं कि जाति हुआ करता था, जाति नहीं है। इसका इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ है। और मैक्स मूलर इत्यादि वैज्ञानिक ने इस प्रकार का नाम इजाद करने में जो है मदद किया था, मतलब कहकर पुकारने में, ठीक है। वैज्ञानिक तो नहीं थे, दार्शनिक कह सकता हूँ। वैदिक काल के दौरान ग्राम के नेता को ग्रामनी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना, ग्रामनी, जो गांव के नेता होते हैं वो ग्रामनी कहलाते थे, जैसे आजकल मुखिया सरपंच हैं। गांव के एक समूह में बीसू नामक बड़ी इकाई का गठन किया। इसकी अध्यक्षता विषयपति करते थे। बीसू का अध्यक्षता कौन करते थे, विषयपति। या गांव के नेता कौन होता था, तो ग्रामनी। यहाँ से आपको वैदिक काल से ये दो इन्फॉर्मेशन और याद रखना है। मुख्य सामाजिक इकाई को जन या जनजाति कहा जाता था, जो आज भी कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुल या परिवार हुआ करता था। तो इन्हें जो है अब वैदिक काल से जो छोटे छोटे चीज़ें हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता से पहले कितने महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब जो दिल्ली आसपास के हैं उनको लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो दूर दराज के हैं उनके लिए यह क्वेश्चन भी मायने रखती है। तो 3 महिला जो है रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली की सीएम रह चुकी है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज है ना। इनके अलावा शीला दीक्षित बाद में, और फिर जो है आम आदमी पार्टी से मारलेना, आतिशी मारलेना, ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल के बाद जो है बना था। तो भाई ये जो है 3 महिलाएं जो है रेखा गुप्ता जी से पहले ही दिल्ली की सीएम बन चुकी है। तो रेखा गुप्ता का क्रम क्या हो जाएगा, महिला में सीएम बनने का 4था क्रम हो जाएगा। ये बात तो आप भली भांति समझ रहे होंगे। दिल्ली विधानसभा की जो चुनाव हुआ है हालिया, जिसमें बीजेपी को कितना सीट मिला, ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। और कर क्या सकता है, ये रेलवे ने ये क्वेश्चन पार्टिकुलर पॉइंट पूछ भी दिया है। तो इसमें जो है 48 सीट पर विजय प्राप्त हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है भाई, क्योंकि अनुभव तो आ गई है भाई, बहुत दिनों से मैं यही कर रहा हूँ, तो पता तो चल जाता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे या जाते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिया गया था। इसे भी वीवीआई करके रख लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जो आपका हाई कोर्ट है उसकी गठन कब हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब हुआ, क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब हुआ। और एक क्वेश्चन और है, इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1865, 1862, 1869 और 1875। इंडिया में पहले हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट का गठन कब किया गया। 2 ईस्वी डिमांड है आप लोगों से, देखता हूँ आज कितने बहादुर आंसर कर पाते हैं, है ना। जो पढ़ाई के पर्पज़ से मेरे पास आते हो ज़रूर आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकांश बच्चे पढ़ाई करने के पर्पज़ से नहीं आते। अधिकांश बच्चे जो हैं उनको चाहिए कि क्लास में बीच बीच में इंटरटेनमेंट होता रहे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल, है ना। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी, सुचेता कृपालनी। कौन से राज्य में रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के पहले महिला राज्यपाल कौन रही थी, सरोजनी नायडू। कहाँ पे रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत में हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, लीला सेठ। कहाँ पे रही थी,
हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही थी? फातिमा बीबी। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड जो है ये अभी भी पवन कुमार चामलिंग के नाम है। ये पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में 24 वर्ष और 199 दिन मेरे ख्याल में जो है इन्होंने सेवा किए हैं। सेकेंड स्थान पे नवीन पटनायक साहब जो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, अगर इस बार जीत जाते और मुख्यमंत्री बन जाते तो ये पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाते, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर लग रहा है ना। तो भैया पवन कुमार चामलिंग जो है सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य संभाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछूंगा क्योंकि 1000 बार पहले ही बता चुका हूँ कि लोकसभा में स्पीकर के रूप में सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले कौन है भारत में? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूंगा, नहीं तो आप पकड़ लोगे। बताइए डायरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नदी और उनके उत्पत्ति के संदर्भ में सत्य है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिवर्स एंड देयर ओरिजिन? कौन से नदी कहाँ से निकलती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कथन को पढ़िए। गंगा की आखिरी सहायक नदी अजय नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होती है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से है ना, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से है। तो यहाँ पे जो सही है वो पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि गंगा की जो आखिरी नदी है ये अजय नदी नहीं है। गंगा की आखिरी नदी भारत में महानंदा नदी है। कौन सा है? महानंदा नदी है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 आपका जो है राइट है। अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों की जलधारा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा कहलाती है। वैसे सीधे सीधे आपसे पूछे कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे गंगोत्री हिमानी से होती है। यह भारत के 5 राज्य उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में, और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभक्त होने के बाद एक जलधारा हुगली के नाम से इंडिया में रहती है और दूसरी जलधारा बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे उनकी स्थानीय नाम पद्मा हो जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा गंगा नदी की प्रथम भारतीय सहायक नदी राम गंगा नदी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये राम गंगा नदी गंगा की कैसी सहायक नदी है? ऑप्शन में दिया गया था, है ना, केंद्रीय, उत्तरी, दक्षिणी। तो आप इसको आंसर करेंगे उत्तरी, क्योंकि ये नॉर्थ साइड से आके जो है गंगा में मिलती है। जैसे ही गंगा का यहाँ पे देवप्रयाग में मिलन होती है अलकनंदा भागीरथी से, और जैसे ही आगे चलती है वैसे ही ये रामगंगा नेशनल पार्क के समीप से आके उत्तर के दिशा से गंगा में मिलती है, और इस प्रकार से गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी रामगंगा नदी होती है। ठीक है। आखिरी भारतीय सहायक नदी महानंदा नदी होती है ना, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। तो महानंदा नदी का उद्गम कहाँ से हो गया? दार्जिलिंग पहाड़ी, पश्चिम बंगाल, है ना। और ये ध्यान रखिए, ये कन्फ्यूजन है, ये महानदी नहीं है जो बच्चे सोच रहे हो, ये है महानंदा। कहना भाई महानंदा, है ना। इनके अलावा गंगा नदी की भारतीय लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, और ये देश के सबसे अधिक लंबी नदी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जिनकी ओरिजिन इंडिया के अंदर हो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तेल पानी और लगा दूं और आपसे पूछूं कि भाई राष्ट्रपारीय नदी का ख्याल ना करते हुए इंडिया में सबसे लंबी नदी जो प्रवाहित होती है, तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है अगर आप उसकी टोटल लंबाई देखें, लेकिन ये इंडिया से ना निकलते हुए तिब्बत के मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है ना। इसीलिए ये राष्ट्रपारीय शब्द लगाया गया इस प्रश्न में, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। ठीक है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा ही है, क्योंकि अपने देश में ही ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड के अंदर। यह नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो प्रयागराज में मिलती है त्रिवेणी संगम पे। इनके अलावा सोन नदी जो है गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये सोन नदी बिहार में पटना से थोड़ा पहले और आरा के थोड़ा बाद, ठीक है, दक्षिण के तरफ से आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये जो सोन नदी है ना, इसका उद्गम अमरकंटक रेंज है, अमरकंटक की पहाड़ी है जो महाकाल रेंज में आती है। कहाँ पे है?
है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के पास पड़ेंगे। और यहीं से नर्मदा भी निकलती है, तो नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने लगती है और ये चली जाती है पूर्व की तरफ। ठीक है भाई। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से मैंने कहा कि भाई नर्मदा भी निकलती है अमरकंटक से ही। दक्षिण भारत की 3 अधिकतम लंबाई वाली नदी यहाँ पे देखेंगे। दक्षिण भारत की 3 अधिकतम लंबाई वाली नदियों का यहाँ पे मैंने अवरोही क्रम दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़का, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर सबसे छोटू। ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ये पेनिनसुलर इंडिया में भी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत अगर अलग से कह दे तो भी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पेनिनसुलर शब्द ही नहीं समझ रहे होंगे। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? जो 3 तरफ से किसी न किसी जलराशि से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो गोदावरी नदी पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो है ही है, साथ ही दक्षिण भारत में भी प्रवाहित होने वाली ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। हालांकि इसकी ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर है। ठीक है। इसके बाद कृष्णा नदी का जो है स्थान आता है सेकेंड स्थान पे। ये पेनिनसुलर इंडिया की भी सेकेंड रिवर है लॉन्गेस्ट, और दक्षिण भारत की भी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी उद्गम जो है महाबलेश्वर से होती है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कावेरी है और इसका उद्गम जो है ना कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज से होती है। तो ये दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन अगर पेनिनसुलर इंडिया की मैं 3 नदी कहूँ तो 2 तो सेम ही रहेगा, गोदावरी और कृष्णा, लेकिन तीसरे स्थान पे कावेरी ना होकर महानदी होगा, है ना। तीसरे स्थान पे कावेरी ना होकर के महानदी रहेगा। इस बात को विशेष रूप से फोकस करना। पेनिनसुलर इंडिया की 3rd लार्जेस्ट रिवर इज महानदी, नोट कावेरी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने नोट करके एक चीज़ लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में महानदी जल धारण क्षमता के अनुसार सेकेंड स्थान रखता है। इस बात को ध्यान रखना, जब आप किसी बड़े एग्जाम को कंडक्ट करोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि चूंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है महानदी, दूसरी नदी है कृष्णा, लेकिन नीचे ही इसका मैंने खंडन करते हुए एक प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न कर दिया कि भाई जल धारण के क्षमता से सबसे बड़ी पेनिनसुलर इंडिया की, पहला तो गोदावरी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सेकंड कहेगा तो महानदी हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। इनके अलावा महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। इसका कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। कभी कभी डायरेक्ट इसकी लंबाई ही पूछ देती है, जैसे एक और याद दिलाऊं आपको, कंचनजंगा की लंबाई ही पूछ देते हैं, जो इंडिया का अपना चोटी है और ये सिक्किम में स्थित है और इसकी लंबाई 85-86 मीटर है, याद रखना। ठीक है। तो उसी प्रकार से महानदी की भी लंबाई पूछ देती है, 858 किलोमीटर है ना। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ श्योकनाथ, जोंक, देखिए जोंक, हंसदेव, मंड, ईब, ओंग, तेल। अब इसका सब नाम ही इसी प्रकार से खतरनाक है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। और इंडिया की सबसे बड़ी जो बांध है आपके, वो महानदी पर ही स्थित है और इस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे रहेगा आपके? ये हैं उड़ीसा के अंदर। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं मुख्यतः कैसा होता है तो वर्षा आधारित होता है। जो भी पेनिनसुलर इंडिया की नदी है वो कैसा होता है? वर्षा आधारित नदियां होती है और इसका पैटर्न क्या है? मौसमी है। कहने का मतलब है कि वर्षा के समय में ये हरे भरे फले फूले अर्थात खूब पानी रहता है और वर्षा के जो इतर समय है मौसम है वहाँ पर इस पे जो है जल बहाव या करंट या रफ्तार या पानी की उपलब्धता यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टोटल डिपेंडेबल है वर्षा के ऊपर। ठीक है। और जो हिमालयी रेंज की नदियाँ होती है उनको क्या है भाई, वर्षा भी मिल जाता है और उनका जो है नेचुरल सोर्स भी रहते हैं पानी का। ठीक है। मतलब डायरेक्ट सोर्स। ठीक है। तो दोनों तरफ से उसको पानी मिलता है, ग्लेशियर वाले साइड से भी, वर्षा वाले साइड से भी। यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया की है वो ज़्यादातर नदियाँ वर्षा पे डिपेंडेबल है। ठीक है। अब देखिए जो भी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, इसमें अधिकांश जो हैं आपके अरब सागर में गिरती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, माफ़ कीजिएगा, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अरब सागर में जो नदी गिरती है ना, ये आपका नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है। ये दोनों अरब सागर में गिरती है। और आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्ण रेखा भी एक ऐड कीजिएगा उसमें, ये सब आपके गिर जाएंगे कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में।
नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये सभी नदियाँ भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली को फॉलो करते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है, मैंने ये जो पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति वाला हमने एक क्लास कराया है हाल फिलहाल इमेज के साथ, तो वहाँ पे मैंने बता दिया था कि भाई नदी का मुहाना किसे यानी एक्सचुरी किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसके, गोखुर झील किसे कहते हैं, टिब्बा किसे कहते हैं, बालुका स्तूप किसे कहा जाता है, ये सब बात, लोएस किसे कहते हैं, सब वहाँ पे पढ़ें। माही नदी जिसका उद्गम विंध्य रेंज पर्वत से होती है, यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात के रास्ते खंबात की खाड़ी में गिरती है और माही नदी इंडिया में कर्क रेखा को 2 टाइम पार करती है या काटती है। इसके अलावा भ्रंश एक तराई का क्षेत्र होता है जहाँ, है ना, यहाँ पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेट अलग हो जाती है या टूट जाती है ना, ये जो हटा हुआ भाग है ना, ये वाली, ये हो जाती है भ्रंश प्लेट के टकराने से या टूटने से, या यहाँ पे पृथ्वी के जगह पे आप भूप्रपटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, भूप्रपटी शब्द ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पृथ्वी के कई लेयर होते हैं, पूरे पृथ्वी नहीं फटते। ठीक है भाई, तो उसके बीच में जो रास्ते बन जाते हैं उसे ही कहा जाता है भ्रंश। नेक्स्ट, अल्पासी महोत्सव भारत के किस राज्य में सालाना मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है आपके अल्पासी महोत्सव, अल्पासी महोत्सव। ठीक है, अल्पासी महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एक प्रमुख वार्षिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव मलयालम कैलेंडर के अनुसार थूलम माह अक्टूबर नवंबर ग्रेगोरियन के अनुसार जो आमतौर पर 10 दिन तक चलता है। अल्पासी महोत्सव का समापन समुद्र स्नान के साथ संपन्न होता है। तो ये अल्पासी महोत्सव का अपना महत्व है भाई। सबसे बड़े तो इतने बड़ी मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? केरला में। कई लिहाज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अल्पासी महोत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे पद्मनाभम स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ का त्यौहार है? केरल में मनाया जाता है। किस महीने में? तो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और इसकी समाप्ति कैसी होती है? समुद्र स्नान के साथ होती है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे राजा महाबली की पूजा की जाती है या स्वागत किया जाता है उनके आगमन का। मैंने एक बार और बताया था कि अगर महाबली ऑप्शन में ना हो तो भगवान विष्णु से काम चला लेंगे, है ना। भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु आंसर हो सकता है इस ओणम त्यौहार के डैटी के अंदर। यह 10 दिन तक चलती है। इस त्यौहार के अवसर पर बल्लम कली नामक सर्प नौका स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है और ये स्नेक बोट रेस का जो कार्यक्रम है ये पंपा नदी में होती है। इसे पंबा नदी भी कहते हैं ना, पंपा नदी को पंबा नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना, पंबा नदी भी कहते हैं। यह पुनद्दा झील में की जाती है ना। अब ये झील के जो है ये नदी के समीप है, इसीलिए दोनों में से कोई भी आंसर आपके एग्जाम में रखता है, दोनों ही सही है। नोट यहाँ पे बल्लम कली स्नेक बोट रेसिंग को ही नेहरू बोट ट्रॉफी जो आप कहते हो, बोट रेसिंग ट्रॉफी, ये यही है। भरत पूजा को केरल में पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। ये पार्टिकुलर रूप से भी आपसे पूछा जाता है। और एक नदी और पूछा जाता है जो कौन से राज्य में फॉलो होती है? बनास नदी। तो बनास नदी आपके राजस्थान में निकलती है और वहीं बहती है। ठीक है, और ये जो है आपका भरत पूजा, इसे केरल में पोन्नानी कहते हैं और पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। पेरियार से आपको याद आना चाहिए एक जो है स्वतंत्रता सेनानी का भी नाम पेरियार दे दिया गया था, उनका नाम था ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी को पेरियार की उपाधि दिया गया था। पेरियार का मतलब होता है वेल एजुकेटेड आदमी, मेरे ख्याल में ऐसा ही होता होगा। ठीक है ना, मैं 100% श्योर तो नहीं इसके शब्द के लेकर के, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ही होता होगा। वेल एजुकेटेड आदमी, बहुत जानने वाला आदमी होता होगा, है ना, मुझे यही लग रहा है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। इदुक्की परियोजना केरल के अंदर है, पेरियार नदी पर स्थित है। त्रिशूर पूरम, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष मलयालम महीने के मेडम अप्रैल या मई में पूरम दिवस पर केरल के त्रिशूर के थेडुकुड्डू मैदानम में स्थित बड्डुनाकथन मंदिर में मनाया जाता है। जैसे अभी आपने अल्पासी महोत्सव देखा तो उनके जो संबंधित मंदिर थे वो पद्मनाभम स्वामी मंदिर थे केरल में। अभी जो आपके त्रिशूर पूरम त्यौहार है ये आपका बडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। और इस
उत्सव के दौरान, है ना, एक वेदिकट्टू यानी आतिशबाजी प्रदर्शन किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे आपका जलीकट्टू का नाम आपने सुना होगा, उसी वर्जन में ये भी तो है। जलीकट्टू बहुत बार एग्जाम में आ सकता है, तो क्या ये वेदिकट्टू एग्जाम में नहीं आ सकता? तो वेदिकट्टू का आयोजन त्रिशूर पूरम के अवसर पे होता है। और जलीकट्टू जो आपके तमिलनाडु के अंदर है ना, जलीकट्टू ये जो जलीकट्टू है ये तमिलनाडु के अंदर मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जिसे अपन तमिलनाडु में क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। पोंगल के दौरान आपका जलीकट्टू खेल किया जाता है। और त्रिशूर पूरम के दौरान केरल में वेदिकट्टू का आतिशबाजी वाला खेल किया जाता है। बीसू महोत्सव, ये केरल का जो है अपना नववर्ष का नाम है बीसू महोत्सव, इसे भी ध्यान रख लेंगे, बीसू महोत्सव। ठीक है, इसके अलावा केरल के अन्य प्रमुख त्यौहार जैसे अरट्टू, अरनमुला, उत्तश्री, गुरुवायूर महोत्सव, अट्टुकला, पोंगल, ये सभी के सभी केरल में मनाया जाता है। देखिए सीधा सीधा पोंगल मैंने अभी आपको बताया है, जिसके अवसर पे जल्लीकट्टू का त्यौहार भी होता है। तो जो पोंगल है, जो आपका पोंगल है, ये तो आपके जो है तमिलनाडु का त्यौहार है मकर संक्रांति वाला। लेकिन जो अट्टुकला पोंगल है ये केरल के भगवती मंदिर से संबंधित है ना, भगवती मंदिर से। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, इसे भी मंदिर के साथ रिलेट करेंगे, महिलाओं के द्वारा किया जाता है अट्टुकला पोंगला। इनके अलावा न्यूलैंडस के अष्टक नियम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सत्य पूछ रहा है, क्या सत्य पूछ रहा है जी? कौन सा सत्य है ऐसा पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम का आधार परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में था। दूसरा है, न्यूलैंडस के अष्टक नियम में कुल 63 तत्वों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पे मुझे जो है ना, पहला तो सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो है परमाणु द्रव्यमान पे आधारित हुआ करता था। क्या हुआ करता था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित हुआ करता था। तो जो है तत्वों को सजाने का क्रम या फिर अष्टक के नियम में रखे जाने का जो क्रम है, ये परमाणु क्रमांक न होते हुए, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही परमाणु आपका प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इस आधार पे नहीं इन्होंने सजाया, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अनुसार जो है सजाने का काम किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। न्यूलैंडस के अष्टक के नियम में 63 के जगह पे 56 तत्व थे, तो ये भी आपका रॉन्ग होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं सत्य है ऐसा लिखा है। न्यूलैंडस के अष्टक का नियम 1865 ईस्वी में दिए गए थे। यह अष्टक का नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इस अष्टक के नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व से मिलता जुलता गुण दिखाता था, परंतु यह नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि न्यूलैंडस के अष्टक का नियम कहाँ तक जो है कारगर सिद्ध हुआ, तो कैल्शियम तक। हेनरी मोसले जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, जैसा कि ये आप आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो एकदम सिस्मेटिक ढंग से सजाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने पहले आवर्त सारणी के बारे में बात किया या दुनिया को बताया उनमें कोई कमी थी, जी नहीं। उस समय इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इतनी ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे, चीज़ों को सही सही समझने के लिए इतने ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने अपने ज़माने में जितना किया वो काफ़ी है, कहीं ना कहीं बीजारोपण तो किया। बाद में आज हम ये देख रहे हैं, था ना, तो हर किसी को जो है किसी चीज़ में अगर कोई पूर्ण रूप से सफल नहीं है, वर्तमान समय तक लाने के लिए सफल नहीं हुआ, तो उनको कम नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं और बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, तो ऐसा नहीं कि डाल्टन साहब के पास नॉलेज की कमी थी, जी नहीं, है ना। उस समय तक उनको उतना ही चला। बाद में अगर वो कम से कम उतना नहीं बताए होते तो फिर विभाज्य के बारे में कौन सोचता बाद में, ठीक है ना। चलिए, हेनरी मोसले, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये जो मोसले साहब हैं, इनके जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है, जैसा कि आज हम लोग पढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे सजाया गया था। इन दोनों में आपको अंतर पूछता है ज़्यादातर केस में, ठीक है। इनके अलावा इन दोनों में एक और अंतर है, जो अभी मोसले की आवर्त सारणी आपके सामने है, इसमें 18 वर्ग है या समूह है ना। लेकिन जो आपके मेंडलीव वाले थे आवर्त सारणी, उसमें जो है इतने नहीं थे, कम थे, 9 ही थे। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी को
निम्नलिखित तत्व पी खंड, एस खंड, डी खंड और एफ खंड में वर्गीकृत किया गया है। एसपीडीएफ सुने नहीं, इस ब्लॉक है ना। पी खंड, पी ब्लॉक के तत्वों को केल्कोजेन, नेक्टोजेन, हेलोजन या अक्रिय गैस शामिल है। अब देखिए कैसे होते हैं, मैं भी आपको पहले ये लिखा हुआ समझ लीजिए, फिर फिगर पे चल जाऊंगा, यानी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाले इमेज पे, तो आपको पूरा समझा दूंगा। 18वें समूह को अक्रिय गैस, शून्य समूह अक्रियाशील गैसों के रूप में माना जाता है। 17वें समूह को हेलोजन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। 16वें समूह को केल्कोजेन कहते हैं। 15वें समूह को निक्टोजेन कहते हैं। एस खंड में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु शामिल होती है। डी खंड के तत्वों में संक्रमण तत्व शामिल होते हैं और एफ खंड के तत्वों में आंतरिक संक्रमण तत्व शामिल होते हैं। इतनी बात मोटे मोटे थोड़ा भी याद नहीं हुआ, ठीक है। आइए यहाँ पे सब समझ लेते हैं। जो बच्चे पुराने हैं या फिर मेरे रेलवे वाले सीरीज में आपने निरंतर वीडियो देखा या परीक्षा दर्पण आपके पास है, तो आप इस बात को आराम से समझ रहे होंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल में संयोजकता निकालने की क्रम, वैलेंसी निकालने की क्रम, किस वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है, यहाँ तक कि 1 से लेकर के 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का मतलब ट्रिक, जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना इत्यादि। किस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में भरते हैं वो कौन से नियम के अनुसार, अफवाह नियम के अनुसार, ये सभी के सभी बात मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एसपीडीएफ जो 4 खंड है, ये नीचे वाले को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जो आंतरिक संक्रमणीय धातु कहलाते हैं। और यहाँ पे 13 से जो 18 है, इसे हम कहते हैं जी, है ना, इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और 1 और 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और 3 से लेकर के 12 तक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतने चीज तो 4 समझ में आ गई। वहाँ पे ब्लॉक की जगह पे खंड शब्द का इस्तेमाल है, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो एस ब्लॉक है, इसमें जो है आपका समूह 1 को क्षारीय तत्व कहते हैं और समूह 2 को पृथ्वी क्षारीय तत्व कहते हैं, ठीक है। इनके अलावा 3 से 12 को संक्रमणीय तत्व कहते हैं। यहाँ पे आपने केल्कोजेन देखा था, ये समूह 16 को कहा जाता है और निक्टोजेन यहाँ पे कहा जाता है। फिर इसको आप कार्बन समूह कह सकते हो, है ना। इसके अलावा सबसे लास्ट में अक्रिय गैस है, इसे इनर्ट गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य गैस, जो भी कहना है कह सकते हो, सब इसी को कहा जाता है, ठीक है भाई। 17 को अपन हेलोजन फैमिली कहते हैं, क्योंकि इसमें हैलाइड सबको रखा गया है, फ्लोरो ब्रोमो आइडो, इस प्रकार के। और नीचे जो आप है ना देखें ना, लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, इसे अपन आंतरिक संक्रमणीय तत्व कहते हैं। तो ये है आवर्त सारणी। टोटल ज्ञात तत्व इसमें 118 है ना। जो भी आपके लेंथेनाइड होता है या एक्टियोनाइड होते हैं, इसमें आप टोटल गिनेंगे तो 15 तत्व होंगे। नीचे तो 14 ही होंगे, लेकिन ये देखिए सेम कलर से स्टार्ट है तो इसको भी गिनती में रखी जाती है, तो 15 होती है। और पास्ट में एसएससी ने इसका 15 आंसर ही माना है। एक क्वेश्चन चुटपुटिया सा पूछा जाता है आवर्त सारणी से कि आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित पहली आधातित तत्व कौन सा है, तो पहला ही बाबा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आप लोगों से आंसर डिमांड करूंगा, कम से कम पहला लेटर ही लिख देना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। इन चीज़ों को मैं समझ लिया था, है ना, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी किस प्रमुख खिलाड़ी की आत्मकथा है। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी, तो ये है माइकल फेल्प्स का। अब नाम से ही आप में कंपन उठना चाहिए। माइकल फेल्प्स को किसी ने पूछा आपने 8 गोल्ड मेडल कैसे जीत लिया, तो कहा कि भाई 2 दिन की इवेंट सबको दिखता है, लेकिन इसके पीछे 8 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखता, ठीक है। नो लिमिट एक और किताब है, नो लिमिट द विल टू सक्सीड, ये भी एक और किताब है जिन्होंने माइकल फेल्प्स के द्वारा लिखा गया है। यह भी एक प्रेरणादायक पुस्तक है उनके बारे में। माइकल फेल्प्स वर्तमान समय तक भी सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर सबसे अधिक व्यक्तिगत पदक धारक हैं। इन्होंने 28 पदक प्राप्त किए हैं। ध्यान रहे 23 गोल्ड ही जीते हैं भाई। ये तैराक हैं। फास्टर देन लाइटनिंग, ये उसेन बोल्ट जो जमैका के महान धावक थे, उनकी जो है किताब का नाम है। गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, इंडिया के रहे थे और इन्हीं के नाम पे हम प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो उनके आत्मकथा का नाम गोल है। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक चीज़ लिखा है, पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 2012 से मनाया गया था।
ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं यहीं पर पूछ लूँगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने का जो दिन है, तो पहली बार कौन से ईस्वी में मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस? जो बच्चे जानते हैं जरूर आंसर करें, है ना। और जो बच्चे को लग रहा है कि मैं काम का चीज़ पढ़ाता हूँ तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि अब मोटिवेशन का और कोई रास्ता है नहीं आपके लाइक के सिवा, ठीक है। नोट, वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट, वर्ष 2024 में ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट कर दिया गया है। VVI कर लेना, आधा बच्चे को तो पता नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कई सारे बच्चे को क्या लगता है कि ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार इसी को शॉर्ट में लिख दिया है एग्जामिनर। अरे नहीं, एग्जामिनर इतना भी जो है आपको रसगुल्ला खाने को नहीं देगा। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुआ था, और ये जो ध्यानचंद पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2002 में हुआ था। तो दोनों अलग अलग ना है भाई। तो अभी जो है राजीव गांधी की जगह पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया, और जो ध्यानचंद पुरस्कार था इनका नाम बदल करके कर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट है। एगो अर्जुन पुरस्कार साधारण में ही दिया जाता है, ठीक है भाई, जो बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया जाएगा, और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है कम खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नोट, वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 प्रमुख हस्ती को दिया गया। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 1 नहीं 2 पदक दिलाने में मदद किए। हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश जो शतरंज के वर्तमान मौजूदा चैंपियन हैं, और प्रवीण कुमार, तो इनको दिए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। अनगार्डेड एक किताब का नाम है, ऑटोबायोग्राफी है, मिताली राज की है, और मिताली राज वो शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट में इंटरनेशनल 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1 मोर ओवर ई प्रसन्ना के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की किताब है। 6 मशीन, है ना, यूनिवर्स बॉस कहलाने वाले क्रिस गेल की किताब है ना, ये भी आपके वेस्ट इंडीज के हैं। द रोड अहेड, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, द रोड अहेड। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द ऑडासिटी ऑफ होप, द थी आई सिंग, आई प्रोमिस्ड लैंड, ये सभी के सभी पुस्तक अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब के द्वारा लिखा गया है। ज़्यादातर किताब के बारे में जानकारी चाहिए टुडे एग्जाम के, है ना, टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में जाइए, जो आपको किसी भी कंटेंट के साथ निःशुल्क दिया जाएगा। 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध के में जो है अकबर के तरफ से नेतृत्व किए थे, मोर्चा संभाले थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप साहब के बीच में हुआ था। 1565 तालीकोटा का युद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्रम में एक बरार नाम मिस है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई तालीकोटा का युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य के विरोधी दल थे उनमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो आप कहेंगे बरार नहीं लिया था, ठीक है। तथा विजयनगर साम्राज्य के अरबिदु वंश के सदाशिव राय के समय यह युद्ध हुआ था। लेकिन याद रहे युद्ध का जो संचालन किए थे ये राम राय किए थे, और राम राय की मृत्यु जो है इसी तालीकोटा के युद्ध के दौरान हो गया था, और यही तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन का इतिहास लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा 1757 में एक पलासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑब्वियसली सिराजुद्दौला की यहाँ पे हार होगी, क्योंकि अंग्रेज के पास जो है अत्याधुनिक चीजें हुआ करती थी युद्ध कौशल के लिए। 1764 के बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आदमी हेक्टर मुनरो और यहाँ से त्रिगुटी सेना, मुगल सम्राट शाह आलम की द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना के बीच लड़ा गया। फिर भी यह युद्ध अंग्रेज के खेमे में गए, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने इसी युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया था, जिसमें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। यह युद्ध भारत में दिल्ली
दिल्ली सल्तनत की समाप्ति का कारण बना और मुगल वंश की स्थापना का भी कारण बना था। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, है ना। इस युद्ध में अकबर का प्रधान सेनापति बैरम खान था। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट कौन था, क्योंकि अकबर अभी राज्याभिषेक अभी नहीं ले पाया है, उसका कोरोनेशन नहीं हुआ है। उससे पहले बैरम खान ने इनको पानीपत की सेकेंड लड़ाई में जो है जीत दिलाया था, है ना, ये ध्यान रखना। इस युद्ध के बाद अकबर मुगल वंश का जो है बागडोर संभाला था और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था कन्नौर में हुआ था। उस समय इसकी एज कितनी थी, 13 वर्ष थी। और ये कन्नौर कहाँ पे है, पंजाब में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है ये हुआ था आपका 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का जो सेनापति था उनका नाम था भैया सदाशिव राव भाऊ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आप कहोगे सर दूसरे पक्ष के सेनापति का नाम क्यों नहीं बता रहे हो, तो दूसरे पक्ष का सेनापति जिसका नहीं बता रहा हूँ वो खुद ही था, ठीक है भाई। युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ईरानी कप 2025 के विजेता कौन है, वही द विनर ऑफ ईरानी कप 2025। तो ये है मुंबई, ये मुंबई का 15वां टाइटल है ईरानी कप के अंदर, ध्यान रखेंगे। ईरानी कप भारत की एक प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता कहने का मतलब है आप टेस्ट फॉर्मेट से समझ लेना, टेस्ट के जैसा होता है। इसकी शुरुआत 1959-60 में किया गया था। इसका नाम स्वर्गीय ZR ईरानी के नाम पे रखा गया है। यह प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी के वर्तमान विजेता और शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में जो है खिलाया जाता है, ठीक है भाई। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 ईस्वी में महाराणा रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया था। वर्ष 2024 के लिए विजेता मुंबई था, जिनका 42वां रणजी टाइटल था तथा उप विजेता विदर्भ टीम रहा था, है ना। यह क्रिकेट के फर्स्ट क्लास प्रारूप है, अर्थात यह भी टेस्ट के जैसा 4 या 5 दिनों तक चलने वाली खेल है। अब रणजी 24-25 भी हो चुके हैं, तो रणजी 24-25 के लिए विजेता जो है विदर्भ टीम रहा है, जो 2024 वाले में उप विजेता रहा था, मुंबई से हार गया था। मुंबई और विदर्भ ये दोनों महाराष्ट्र के ही टीम होते हैं, ठीक है। केरल टीम को हराकर 24-25 के लिए विदर्भ जो है आपका जीता है रणजी, और इससे पहले वाला कहेगा तो मुंबई जीतेगा विदर्भ को हरा के, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 का खिताब जो है कर्नाटक ने जीता है, जिन्हें फाइनल में विदर्भ को 36 रनों से हराकर अपना 5वां खिताब नाम किया है। यह फाइनल बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में 25 जनवरी 25 को खेला गया था। यह क्रिकेट का एक दिवसीय प्रारूप है। तो विजय हजारे कैसा प्रारूप हो गया भैया, ODI एक दिवसीय प्रारूप हो गया, 50 ओवर वाला लिमिट ओवर क्रिकेट हो गया। इससे पहले जो आपने ईरानी ट्रॉफी देखा या रणजी ट्रॉफी देखा वो कैसा प्रारूप था, तो ये था भाई आपका फर्स्ट क्लास प्रारूप या आप टेस्ट प्रारूप कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी के लेटेस्ट विजेता कर्नाटक है, उप विजेता कौन है, विदर्भ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे पहले ये कैसा प्रारूप है, तो ये T20 फॉर्मेट क्रिकेट है। 2024 के विजेता मुंबई, उप विजेता मध्य प्रदेश है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। ये जितने भी हमने यहाँ पे ट्रॉफी की बात करी सभी को BCCI ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और BCCI की स्थापना वगैरह कब हुआ था सभी बता दिया हूँ। BCCI के वर्तमान जो है सचिव कौन है ना, एक तो आपके वो वाला सचिव है ना, कौन सा, पंचायत वाला, और ये हमें बता देना BCCI के सचिव कौन है वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि ये न्यू है और कई बार बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93 में किया जाता है। स्पीकर तथा उपाध्यक्ष दोनों की चुनाव संबंधी जो प्रावधान है ये आपके 93 में है। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा वर्ष 1921 में बने थे, और स्वतंत्रता के बाद जो इस प्रकार के उपाध्यक्ष वाला जो पोस्ट है वो लोकसभा में अनंत संयम अयंगर साहब को सौंपा गया था, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सहित का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा
चुना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति जो है भारत के प्रेसिडेंट नहीं करते, तो वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो सकता है। इनकी नियुक्ति नहीं होती, इनकी चुनाव होती है। चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो भी मतदान करने योग्य मेंबर है वही जो है चुनते हैं। और किस प्रकार के बहुमत से, तो साधारण बहुमत से, जस्ट साधारण बहुमत से। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नोट, स्पीकर की चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि जो है वो स्पीकर तय करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 93, इसमें प्रावधान है कि लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना होगा। लेकिन इस बात का खंडन अभी हो रहा है। आप जो पिछला लोकसभा देख रहे थे, कार्यकाल 17वां, वहाँ पर भी ये उपाध्यक्ष का पोस्ट वैकेंट है। और 2024-29 के लिए जो आप अगला कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ भी आपका यह पोस्ट अभी भी वैकेंट है ना। जनरली लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष का नेता ही चुना जाता है, लेकिन यह संवैधानिक बात नहीं है ना। यह जो है ये संवैधानिक प्रावधान या बात नहीं है कि उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष के नेता ही चुने जाएंगे। एक प्रकार के चलन में था, लेकिन 2 बार से तो ये पोस्ट वैकेंट है। तो अब आगे कौन सिलेक्ट होगा वो भगवान बताएगा। इनके अलावा अनुच्छेद 94, इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने संबंधित प्रावधान करे गए हैं। तो 93 से आओ और 94 से जाओ। 95 के 1 है ना। 95 के 1 में मैंने आपको 2-3 चीज बता रखी है। 95 का 1 जो है, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के तौर पे कार्य करता है और सदन के जो भी कार्यवाही होते हैं वो एज ए स्पीकर रोल अदा करते हैं। साथ ही साथ इसी 95(1) के अनुसार जब लोकसभा का कार्यकाल वगैरह समाप्त हो जाता है और आगामी स्पीकर के चुनाव तक जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है ना, तो ये आर्टिकल 95(1) ही यहाँ पे काम करता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सीधे सीधे स्पीकर की नियुक्ति फिर राष्ट्रपति भी नहीं, इस तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है ये लोकसभा के बारे में आपको समझाएगा। लोकसभा को भारतीय संसद में निम्न सदन कहा गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हमें जो संसद का प्रावधान है 79 आर्टिकल में वहाँ से मिल जाती है। इसे जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स भी इसे कह सकते हैं। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 2024 से 29 है। 18वीं लोकसभा कुल 543 सीटों पे चल रही है। लोकसभा में अधिकतम आजकल कितने सीटें हो सकती है, तो 550 हो सकती है। पहले ये आंकड़ा 552 था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान लोकसभा और राज्य के विधानसभा में जो है हटा दिया गया है ना। तो इसीलिए अब ये 585 होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट जो है रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रखे गए हैं, है ना। और यूटी के लिए यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीट आरक्षित रखे गए हैं। तो ये आरक्षण जरूर ध्यान रखना। इनके अलावा जो आपका 106वां संविधान संशोधन आया था हाल फिलहाल, इसमें महिलाओं के लिए 16 सीट आरक्षित है। सॉरी 1/3 होगा जी, 16 नहीं, 1/3 सीट आरक्षित है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के 4 बड़े राज्य अवरोही क्रम में, जिसमें लोकसभा का सबसे ज़्यादा सीट है ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे आपको 80 सीट है लोकसभा के। महाराष्ट्र है जहाँ पे आपके 48 सीट है। पश्चिम बंगाल है जहाँ पे आपके 42 सीट है। और बिहार है जहाँ पे आपके 40 सीट है। तो वो 4 मेजर स्टेट जहाँ पे सबसे अधिक लोकसभा में सीट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आंसर हो रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष के लिए 1974 से 78 रखा गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसी योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सर्वोच्च प्राथमिकता पहले पंचवर्षीय योजना के जैसे यहाँ भी कृषि पर ही दिया गया था।
था। रोलिंग प्लान की अवधारणा 1978 से 80 तक चला था। हालांकि रोलिंग प्लान की जो अवधि शुरुआत में डिसाइड की गई थी जनता पार्टी के मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1978 से 83, लेकिन फिर से सत्ता पलट होकर सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी की सरकार आती है और इन्होंने तत्काल प्रभाव आते ही रोलिंग प्लान को समाप्त कर देता है और 1980 में नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना को जो है लागू करवाते हैं। ठीक है, जो आपका सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत है ये भी आपका है ना 5वीं प्लान के दौरान ही आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित हुआ करता था, है ना। प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, क्योंकि हमें हाल फिलहाल ही आज़ादी मिली थी तो पहले पटरी पे लाने के लिए उद्देश्य इसी प्रकार का रखा जाएगा। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया था। दामोदर घाटी निगम परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 5 IIT स्थापित किए जाने की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट एक करके एक लिखा है कि इंडिया में पहला IIT कहेगा तो खड़गपुर होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 PC महाल नोविस के नाम पे रखा गया था मॉडल पे। प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में भारी उद्योग पर विशेष बल देते हुए 3 मेजर फैक्ट्री का स्थापना किया गया। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, भिलाई अभी छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में रसिया के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इस्पात कारखाना लगाए गए। थर्ड पंचवर्षीय योजना अवधि 1961 से 66। इस योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना 1964 में, ये ईस्वी याद रखना पूछा जाता है। और हरित क्रांति का जो बीजारोपण हुआ ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ, इस बात को ध्यान रखना। नोट मैंने यहाँ लिख दिया है। हरित क्रांति का आगमन भारत में 1967 पंजाब में हुआ। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए 1961 से 66 है और आया 67 में, तो ये हरित क्रांति कैसे हुआ भाई? अब भाई इस दौरान कोई पंचवर्षीय योजना था ही नहीं। 1967 जो है 68, 69 इसमें जो है आपका पंचवर्षीय योजना का काल नहीं होता है, तो इसीलिए तीसरे पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई, ऐसे हम लोग मानेंगे। ठीक है भाई, और यही आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है, योजना अवकाश का काल 1966 से 1969। तो 67 तो आपको दिख ही नहीं रहा है किसी पंचवर्षीय योजना में, तो किसका नाम लगाओगे? तो इससे जस्ट पहले वाले योजना का नाम लगाओगे ना दोस्त, है ना। तो भाई आपका जो है क्या हो गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 DR गार्डल गिल मॉडल पर आधारित था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड जो दूध उत्पादन से संबंधित वर्गीज कुरियन सूत्रधार थे इनके, इसी पंचवर्षीय योजना में आती है। 12 पंचवर्षीय योजना का डिटेल सोल्यूशन देखना है, टॉपिक वाइज जाइए टुडे एग्जाम के टॉपिक वाइज कंपाइल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोशिका भित्ति का निर्माण कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से होती है। क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। अरे भाई यही नहीं रहेगा तो DNA में कौन चिपकेगा और कौन क्रोमेटिन बनाएगा? तो ये आपका जो है कथन 2 है, बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वही आपको आंसर करना है। पहला सही है तो सही वाले को टिक नहीं करना है। ठीक है, क्रोमोजोम का प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? DNA होते हैं, RNA होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और कुछ गैर हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। गैर हिस्टोन कहने का प्रोटीन कहने का मतलब है एसिडिक फॉर्म में, है ना, एसिडिक फॉर्म में। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन कहने का मतलब होता है बेसिक फॉर्म में जो भी आपके प्रोटीन होते हैं ना, क्षारीय मोड में। ठीक, इससे हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन होते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार का एक ट्रिक दिया आपको, है ना। तो DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं आपके क्रोमोजोम में। हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ मिलकर या चिपक कर न्यूक्लियोसोम का संरचना बनाता है। ठीक है, क्रोमोटीन DNA और प्रोटीन उस मिश्रण को कहते हैं जो मनुष्य और उच्च जीवों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। यही क्रोमोटीन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में संघनित हो जाते हैं और छोटे छोटे रॉड के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोटीन से क्या बनता है आपका क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में ओवरऑल क्या क्या रहेगा? DNA, RNA, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन भी रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्टोन प्रोटीन ही रहेगा। इस मतलब क्रोमोजोम के निर्माण में सबसे ज़्यादा हिस्टोन प्रोटीन ही भाग लेते हैं। दूसरे स्थान पर DNA आएगा, है ना। DNA 30% के करीब, 30 से 32 रहता है, हिस्टोन 35 से 37% रहते हैं।
क्रोमेटिन, ये भी मैंने बता दिया। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में रूपांतरित होते हैं या संघनित होते हैं। कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाओं में ही ओनली पाए जाते हैं, ये किसी भी जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। और ये सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज जो है एक प्रकार का शर्करा है, और जो शर्करा है सेलुलोज, इसे अपन कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। और इस कार्बोहाइड्रेट, मैंने अभी कहा कि भाई कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट आप सेलुलोज को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी बनी होती है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति को क्या करता है, कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों में क्या करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है किसी भी सेल को, है ना। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है कि नीले हरे शैवाल में एक कोशिका भित्ति होती है, फिर भी यह प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अब भाई कोशिका भित्ति होनी चाहिए तो कैसा होना चाहिए, पादप होना चाहिए, है ना, पादप होना चाहिए, है ना। कोशिका भित्ति होना चाहिए तो पादप होना चाहिए। और जो पादप है ये बड़े बड़े जो भी सेल होते हैं या प्राणी होते हैं वो तो यूकैरियोटिक में आता है, तो फिर नील हरी शैवाल जो है क्यों प्रोकैरियोटिक है ना। तो इसी प्रकार से अपवाद के लिए यह आपको नोट करके बताना जरूरी है कि नील हरे शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर भी प्रोकैरियोटिक है, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे नोट करके एक लिखा है, अगर इस चीज़ को और भी इस प्रकार का एक बात आपको जानना है तो भाई जो कवक है वो दिखते तो पेड़ पौधे के जैसे हैं, लेकिन उसे हम पादप वर्ग में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, उसमें जो है क्लोरोफिल की अभाव होती है। कभी आपने कवक को हरा रंग का देखा है, कोई पत्ता हरा रंग का देखा उसमें, ठीक है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे एक नोट करके और है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी बनावट प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से होती है। अब यहाँ से जो है अभी हाल फिलहाल बिहार पुलिस ने एक पॉइंट पूछा था कि जो आपके कोशिका झिल्ली की मध्य भाग की बनावट कैसी होती है, कोशिका झिल्ली की मध्य भाग की बनावट किसकी बनी होती है। ऑप्शन में आपके प्रोटीन भी दिए गए हैं, फॉल्स लिपिड भी दिए गए हैं, खाली लिपिड भी दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट भी दिए गए हैं। क्या करोगे? तो भाई ऐसे केस में जो है आपको थोड़ा सा और जानकारी की जरूरत है। कोशिका झिल्ली की अग्रिम भाग या पश्च भाग, मतलब अगला भाग और पिछला भाग, है ना, अगला भाग और पिछला भाग, अगला भाग और पिछला भाग, ये बने होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। और जो मध्य वाला लेयर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके ये है तो, है ना, तो ये वाला जो बना है ना, ये बना है आपके फॉस्फोलिपिड के, और ये वाला अगला और पिछला भाग बने हैं आपके प्रोटीन के डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे ध्यान रख लेंगे। जनगणना 11 के अनुसार प्रति किलोमीटर जो है 1000 से अधिक निवास करने वाले कितने ऐसे स्टेट थे जहां पे जनघनत्व 1000 से ज़्यादा था, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मात्र 2 स्टेट थे 2011 में जहां की जनसंख्या घनत्व 1000 से ज़्यादा था। ये 2 स्टेट कौन कौन से हैं आगे समझेंगे, पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है राज्यों के अंदर, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के हैं। और ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे अधिक जन घनत्व कहेगा तो दिल्ली। यहाँ आज भी बड़े बड़े दिग्गज बच्चों को दिक्कत है क्योंकि चीज़ों को समझना नहीं चाहता। मान लीजिए ऑप्शन में बिहार भी है, दिल्ली भी है, और आपसे ऊपर में यूटी या स्टेट ऐसा कोई शब्द मेंशन नहीं किया, और आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घनत्व निम्नलिखित में से दिए गए किस स्थान का है, तो आपको उस केस में दिल्ली आंसर करना चाहिए, न कि बिहार, क्योंकि वहाँ पे यूटी और राज्य आपसे नहीं पूछा है। राज्य में है ना बिहार जी, यूटी में ना है दिल्ली, लेकिन ओवरऑल दिल्ली है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में 1000 से अधिक व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। वही वो 2 स्थान है जहाँ पे 1000 से जो है बियॉन्ड लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। बिहार में 1106 पहुँच गया है, और पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। जनगणना 11 के अनुसार 5 सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य सबसे ज़्यादा बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, तीसरा स्थान केरल का है, चौथा स्थान यूपी और 5वां स्थान हरियाणा का है। जनगणना 11 के अनुसार 3 न्यूनतम जनघनत्व 3 लोअर डेंसिटी वाला राज्य, सबसे लोअर डेंसिटी आपका जो है ना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी ऐसे पार्टिकुलर जगह, लेकिन ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश का भी 17 व्यक्ति ही पर किलोमीटर है। इसके अलावा मिजोरम 2nd स्थान पे आता है और सिक्किम 3rd स्थान पे आता है। जनगणना 11 के अनुसार देश में 10 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन वाला मात्र 3 स्टेट है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 10 CR से ज़्यादा नोट किया गया था। जनगणना 11 के अनुसार देश में 3 सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला, तो सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या है, उससे थोड़ा कम मिजोरम का, और उससे थोड़ा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का,
उल्टा हो गया बोलने में। सबसे कम सिक्किम है। मान लीजिए सिक्किम की जनसंख्या 100 है तो मिजोरम का 105 है और अरुणाचल प्रदेश का 108 है। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग एक की टोटल लंबाई कितनी है? जो आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है उसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज एक जो है ये प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ेगा और ये गंगा भागीरथी प्रणाली हुगली नदी प्रणाली में स्थित है। ये हुगली नदी देख के डरना नहीं है जी, मैंने अभी गंगा नदी जब पढ़ाया था तो ये गंगा का ही एक जलधारा है जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और दूसरी जलधारा बांग्लादेश में जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी जो स्थापना या फिर खोल दिया गया था या चालू किया गया था 1986 में होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, यह असम में बांग्लादेश की सीमा से सदिया और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। टोटल लंबाई 891 किलोमीटर है ना। धुबरी से सदिया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है जो पश्चिमी तट पे वेस्ट कोस्ट कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर एक हिस्सा है ना। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 आया था तो इसकी लंबाई में विस्तार कहे जाने की बात करते हुए इसे जो है काफ़ी बढ़ाए जाने की बात कही गई थी, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। 2008 में इसे बढ़ाए जाने की 2016 जो आपका आया था राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 तो उसमें इसकी लंबाई जो है बढ़ाई जाएगी ऐसी बात हुई थी, ठीक है। तो इसको शायद बढ़ा भी दिया गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, इसे थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा हाल फिलहाल में, ठीक है। हो जाती है भाई हर चीज़, कभी थोड़ी बहुत तो रह जाती है कसर, ठीक है। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आपको कौन कौन से राज्य में एग्जिस्ट करता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत देश में अंतर्देशीय जलमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया 111। लेकिन इस 111 में जो है बड़े पैमाने पे जहाज वगैरह नहीं चलता है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है ना। इनके अलावा जो है भारत का सबसे छोटा जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 69 है जो आपका तमिलनाडु में है, जो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करवाते हैं। तो ये थे दोस्त आज के आखिरी प्रश्न, आखिरी आंसर, आखिरी पॉइंट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, टुडे एग्जाम को सब्सक्राइब करें, है ना। सिर्फ काम की बात बताएगा, वही बताएगा जो एग्जाम में आएगा। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं खड़े नहीं उतर पा रहा हूँ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरा पेशा नहीं है। ये मेरा जो है मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ। सिर्फ जो उन बच्चों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके अब तक पढ़ा है, बहुत सारे निकल गए और जिन्हें निकलना बाकी है उन्हें निकालने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और भी कोई मनसा नहीं तो कुछ दिन पहले मैंने आपको YouTube का जो YT स्टूडियो होता है वहाँ पे दिखता है कि ये बंदे ने YouTube से कितना कमाया है, कितना कमा रहा है, वो सब मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम के अंदर। पिछले 9 महीने में मेरे 900 के रुपया करीब थे, ठीक है। 900 रुपया जो है पिछले 9 महीना में मैंने YouTube से अर्जन किया है, ठीक है भाई। तो जाने दीजिए ये क्या होती है आपको भी पता होगा। 100 रुपये महीना, आजकल तो नाश्ता ना हो 100 रुपये में एक दिन की, एक टाइम की, ठीक है। तो ये जो है मेरे कमाई की जरिया नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ, बहुत सारे आदमी को ये बात जो है बकवास लगता होगा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बताना भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा तुम पढ़ोगे नहीं। क्योंकि छोटे चैनल पे विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है। मैं भी आपकी जगह होता तो शायद ऐसे ही होता, है ना। लेकिन पढ़िए, मैं वही काम का चीज़ पढ़ाऊँगा और पढ़ाता आ रहा हूँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट बाय कर सकते हैं और अपनी जर्नी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद।